हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें आज हमारा चैप्टर है जीवमंडल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये है बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखते हैं बायोम क्या होता है। तो बायोम क्या होता है, देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर एक और भी बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको जीवम अथवा बायोम कहते हैं। तो देखिए, पिछले चैप्टर्स में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब ये पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ये जब मिलकर एक और बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जीवम अथवा बायोम। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने जब पढ़ा था, मान लीजिए कि आप एक कोई कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो आप वो कॉलोनी क्या हो गई, वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। उसके बाद जब आप कोई सिटी में जब जिस सिटी की कॉलोनी में आप रहते हैं, वो आपका क्या हो गया, बायोम हो गया। ठीक है, और वही बायोम जब मिलके आपके एक बड़े क्षेत्र में होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका राज्य बन जाता है, वो आपका स्टेट बन जाता है। ठीक है, ये वही बता रहा है कि जब कोई होता है तो वो आपका कैसे बनता है। तो ये आपका 3 लेवल हो गया। तो सबसे पहले जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वो एरिया होता है। फिर उससे जो बड़ा है, जो मतलब एक पूरा एरिया जहाँ पे पूरी जलवायु आपको प्रभावित करती है, जहाँ का पूरा वातावरण आपको प्रभावित करता है, वो क्या कहलाती है, आपके जीवम अथवा बायोम कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जीवम किसे कहते हैं और बायोम, दोनों एक ही वर्ड है। अब देखिए, जैसे इसमें उदाहरण के लिए लिया है मरुस्थलीय बायोम या वन बायोम में कोई तालाब, झील, घास का मैदान या वन भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि जैसे कोई पूरा एक एरिया हो गया, जैसे कि तालाब है, तालाब में एक मछली के लिए उसका तो पूरा जीवन क्या हो गया, तालाब ही हो गया। झील और घास का मैदान, ये क्या है, एक तरह का बायोम है। और जब ये बड़े एरिया में हो जाती हैं, पूरे मिलके सब कुछ, तो वो क्या हो जाता है, वो मिलकर आपका जीवमंडल कहलाता है। देखिए आगे देखिए, संसार के समस्त बायोमों को एक साथ मिलाकर एक और भी बड़ी इकाई का निर्माण होता है, जो एक विशाल स्वयं पोषित जैव तंत्र है, और इसे जीवमंडल कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या जाएगा, तो आपका इसमें आ जाता है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इन सब में जो मिश्रण होता है, मतलब ये जब एक साथ मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, देखिए, यह पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों यथा स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के मिलन स्थल पर होता है, जहां जीवन का कोई अंश मौजूद होता है। तो देखिए, ये जब तीनों मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। और जब जीवन की उत्पत्ति होती है तो वो क्या होता है, जैव मंडल, मतलब जहां पर जीवों की वास हो, वहां पे क्या होता है, जैव मंडल होता है। अब देखिए, जैव मंडल संगठन का स्तर। अब देखिए, जैव मंडल का जो संगठन होता है वो कैसा होता है, तो हम देखिए नीचे से पहले देखेंगे कि ये ऊपर कैसे जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक अणु होता है, जो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, अणु। तो ये सब चीजें हम क्या है, साइंस में पढ़ेंगे, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसको शॉर्टली पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो परमाणुओं का समूह होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो परमाणुओं का समूह एवं रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या है, पानी, डीएनए, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अणु कहलाते हैं। फिर कोशिका, तो देखिए, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, तंत्रिका कोश होती है। तो अणु से मिलकर आगे जो बनता है वो क्या रहती है, कोशिका। ठीक है, मतलब अणु से एक जो बड़ा लेवल होता है वो कोशिका होती है। फिर कोशिका के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्तक, अंग तथा अंगों की प्रणाली। तो आप देखेंगे, जो तंत्रिका उत्तक होती है वो क्या होती है, मस्तिष्क में होती है, और जो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, अब ये देखिए, आपको ये समझना है कि हम एक छोटे से पार्ट से देखिए बड़े से कैसे हम जो हमारे जीवमंडल का जो स्तर है वो कैसे होता है। तो देखिए, एक पहले अणु होता है, फिर एक कोशिका बनती है, उसके बाद एक कोशिकाओं का समूह बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक जीव बनता है।
जीव बनता है, जैसे एकाकी सजीव जीव में क्या कहलाता है, भैंस। ठीक है, अब ये जब भैंस एक साथ एक क्षेत्र में रहते हैं तो उन भैंसों के समूह को हम क्या कहते हैं, उनकी जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना क्या है, जनसंख्या, जैसे भैंसों का समूह। अब समुदाय, तो देखिए अभी हम एक जो थी वो स्पेशल किसकी बात कर रहे थे, जनसंख्या, मतलब वो भैंसों की पूरी संख्या। अब समुदाय में क्या हो गया कि भैंस तो है ही, साथ में अन्य प्रजातियां भी आ जाएंगी, जैसे सांप, बाज, भैंस, कुत्ता, घास, ये इस टाइप की क्या है, अलग अलग तरह की प्रजातियां जो होती है वो आपकी किस में आ जाएगी, समुदाय में आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपका समुदाय कहलाएगा। और वो भी क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह। ठीक है, जो समुदाय वो कहाँ रहता है, वो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है, समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक, बाज, सांप, कुत्ता, घास, हवा, चट्टान, मैदान। तो देखिए यहाँ पे सजीव भी है और यहाँ पे अजीव भी है। ठीक है, तो सजीव और अजीव मिला के, अजीव या कह लीजिए आप निर्जीव, तो वो जो सब मिलकर जो बनाते हैं वो क्या होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह क्या कहलाता है, तो वो होता है जैव मंडल। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। सबसे पहले अणु होता है, अणु का समूह क्या होता है, परमाणु। परमाणु का समूह जो होता है वो क्या है, अणु। फिर क्या बनती है, कोशिका। तो कोशिका से फिर क्या होता है, कोशिका के समूह बनते हैं, उससे क्या है, एक जीव बनता है। जीव से क्या है, फिर जनसंख्या होती है, जनसंख्या से समुदाय का निर्माण होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और फिर जैवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझ में होगा कि ये जैवमंडल का जो बनने का क्रम है वो कैसे बनता है। उससे पहले एक एक इकाई कर करके कैसे ये आगे को बढ़ता है। तो ये आप देखेंगे कि जैव मंडल का जो संगठन का स्तर है वो क्या है, निम्न से उच्च की ओर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्तर है वो निम्न से उच्च की ओर है। अब देखिए बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो आप 3 वर्ड पढ़ पा रहे हैं। देखिए बायो, जियो, केमिकल, अपने आप में ये 3 वर्ड हो गया कि बायो, जियो और केमिकल साइकिल, मतलब जैव भू रासायनिक चक्र। हिंदी में देखेंगे तो ये 3 वर्ड बनेंगे, जैव भू रासायनिक, ठीक है, इनका चक्र। तो ये कैसे चलता है, क्या होता है, इसको हम अब आगे देखेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र शब्द को अलग अलग करके देखिए तो इसमें मुख्य रूप से 3 पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए ये पहलू क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये है जैव। तो जैव क्या होता है, जो जीव है उसको हम क्या कहते हैं, जैव कहते हैं। अच्छा, जियो और ये क्या है, भू, तो इसमें क्या आता है, अजैविक, जैसे भूमि, वायु, जल, ये क्या हो गया आपका, भू में आ गया। और केमिकल में क्या हो गया, तो रसायन, रासायनिक क्रिया में मतलब किसी प्रक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है उसको आप क्या कहते हैं, रासायनिक कहते हैं। अर्थात जीवधारियों द्वारा विभिन्न क्रियाओं यथा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, मल त्याग इत्यादि के द्वारा कुछ पदार्थों व तत्वों का त्याग। इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित एवं अजीवित वातावरण के मध्य निरंतर निश्चित चक्रों द्वारा पदार्थों एवं तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। तो देखिए क्या होता है कि हम प्रकृति से कुछ चीजें लेते हैं और वापस प्रकृति में कुछ तत्वों का त्याग करते हैं। ये हम किस तरह से लेते हैं, तो ये होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इस तरह से हम लेते हैं और उत्सर्जन और मल त्याग द्वारा हम इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो निश्चित तत्व होते हैं, जो निश्चित पदार्थ होते हैं, उनका आदान प्रदान प्रकृति में चलता रहता है। और यही जो निश्चित क्रम है इसको क्या कहते हैं, भौगोलिक रासायनिक चक्र कहते हैं। अब देखिए जैव भू रासायनिक चक्र के संपन्न होने के लिए न केवल पोषकों का भंडार होना आवश्यक है बल्कि उनकी कुछ मात्रा का जैविक व अजैविक घटकों के बीच आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस पोषक तत्व है तो हो गया, नहीं, उनका आदान प्रदान भी होना, जैविक और अजैविक घटकों के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ही वो
क्या हो है, जैव भू रासायनिक चक्र संपन्न होता है। अब देखिए, जो जैव भू रासायनिक चक्र है, इनके पोषकों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो वो देखिए किस तरह का है, तो वो है पोषकों का स्रोत, क्या है, पोषकों का स्रोत, और दूसरा है, पहला है गैसीय चक्र, और दूसरा क्या है, अवसादी चक्र। ठीक है, गैसीय चक्र में पोषक का स्रोत क्या होता है, तो वो होता है वायुमंडल और जलमंडल। और अवसादी चक्र में क्या होता है, तो ये होता है स्थलमंडल या पृथ्वी का क्रस्ट, मतलब हम जो जमीन से लेते हैं वो। और गैसीय चक्र है वो क्या है, वायुमंडल और जलमंडल। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो जैव भू रासायनिक चक्र है उसमें पोषक तत्व का हम कहाँ से मिलता है, एक तो गैसीय चक्र होता है और दूसरा अवसादी चक्र। गैसीय चक्र कहाँ से होता है, तो वायुमंडल और जलमंडल से। और अवसादी चक्र कहाँ से होता है, तो वो स्थलमंडल या आप कहिए पृथ्वी का क्रस्ट, जहाँ से हमें बहुत सारे खनिज और तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब वायुमंडल और जलमंडल में क्या है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, तो एक है जल चक्र है आपका, दूसरा है कार्बन चक्र, तीसरा है नाइट्रोजन चक्र, चौथा है ऑक्सीजन चक्र, और पांचवा है हाइड्रोजन चक्र। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो रहा है आपका, प्रमुखतः यहाँ पर क्या है, एक तो जल है और दूसरा गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है। तो आपको याद रखने में इतनी तकलीफ नहीं होगी कि ये सब चीजें क्या है, जल या वायु जो है कि वायुमंडल और जलमंडल में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र और खनिज चक्र, ये सब कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो ये आपके पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं या फिर स्थलमंडल में पाए जाते हैं। तो आपको इसमें पहचानने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है या कौन सा किस प्रकार का गैसीय या अवसादी चक्र है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इनके थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और नहीं तो आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर प्री में नहीं आया, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में नहीं आया, तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न में आता ही आता है। तो आप इनको देख लीजिए। तो देखिए जल चक्र तो मैं जहाँ तक समझती हूँ लगभग आप सभी को मालूम होगा कि कैसे पानी पहले वाष्प बनकर हवा में जाता है और बादलों का रूप लेता है, संघनन की क्रिया होती है, फिर वहाँ पे आपका ठंडा होके वे बारिश बनकर गिरते हैं, और जब बारिश होती है तो फिर वे एक जगह संग्रहित होते हैं। तो इस तरह से आपने सब पहले पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगा कि इसको आपको मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा। फिर भी देख लीजिए, वातावरण में विभिन्न माध्यमों के बीच जल का निरंतर प्रवाह जल चक्र कहलाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जल का स्थानांतरण अलग अलग स्थानों तक होता रहता है। ये प्रक्रियाएं हैं, देखिए वाष्पीकरण, भूमि से जब सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं तो जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाता है, उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, फिर वर्षण और फिर संग्रहण, इस तरह की ये प्रक्रियाएं होती है जल चक्र से। तो क्या है, पृथ्वी से आसमान पर, फिर आसमान से वापस पृथ्वी पर, इस तरह ये जल चक्र चलता रहता है। और आप देखेंगे तो जो जीव भी होते हैं पहले उसका ग्रहण करते हैं और फिर उसका निष्कासन भी करते हैं। तो ये निष्कासन किस तरह से होता है ये आप सबको पता है, और जल लेते कैसे हैं सब ये भी आपको पता है। ये सब आपने छोटी क्लास में बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में नहीं ले चल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र क्या होता है, देखिए जो सभी जीव होते हैं ना उनमें कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। बिना कार्बन के मतलब जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आपको ध्यान होगा कि हम जब कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी जीव का उसकी आयु पता करते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना है क्या है, तो कैसे पता कर लेते हैं कि उस जीव में कार्बन होता ही है, अनिवार्यतः होता ही है। तो किसी भी जीव में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए अगर किसी ग्रह पर मीथेन गैस, कौन सी गैस, मीथेन गैस CH4 पाया जाता है, जैसा कि नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर पाया है, तो वैज्ञानिक वहां अतीत में जीवन की उपस्थिति की संभव मान रहे होते हैं।
मतलब अगर किसी ग्रह पर मीथेन पाया जाता है तो वहां पर क्या माना जाता है कि वहां पर जीवन की उपस्थिति संभव होती है। सभी कार्बनिक पदार्थ कार्बन के बने होते हैं। कार्बन अजैवीय पर्यावरण में अनेक रूपों में मिलता है। अब देखिए क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बन के बने होते हैं। अब ये कार्बन जो है वो पर्यावरण में अनेक रूप में मिलता है। अब कैसे कैसे मिलता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में मिलता है, कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है, कोयला के रूप में मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलता है, यहाँ तक कि आपका हीरा भी क्या है, तो वो कार्बन ही है। यह वायुमंडल, जलमंडल तथा चट्टानों में उपस्थित होता है। तो देखिए ये तीनों में उपस्थित रहता है। अगर आप देखेंगे तो कार्बन कहाँ कहाँ है, तीनों में उपस्थित रहता है, क्योंकि तीनों में ही जीवन है, तीनों में ही जीव पाए जाते हैं। वायुमंडल में भी जीव पाए जाते हैं, जलमंडल में भी और स्थलमंडल में भी, तो तीनों में ही ये पाया जाता है। अच्छा, वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% से 0.04% तक होती है। अभी आप देखेंगे कि प्रदूषण के कारण कार्बन की मात्रा बढ़ते जा रही है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि अभी इसमें कम ज्यादा क्या हुआ है ये भी पता नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है कि इसमें इतना कार्बन होता है, क्योंकि अभी वातावरण बदल रहा है तो कितना कार्बन हो गया है ये तो अभी कोई नहीं बता पा रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि कार्बन की मात्रा जो है 0.03% से 0.04% होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है लगभग 78.08% होता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा होती है, तो वो होती है आपकी नाइट्रोजन की। किंतु इसका इसी रूप में पेड़ पौधे द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल नाइट्रोजन फिक्सेसर बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर तथा ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि इस कार्य में सक्षम होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों द्वारा डायरेक्ट नहीं लिया जाता। तो ये किनके द्वारा लिया जा सकता है, याद रखिएगा, फिक्सेसर बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर तथा ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि इस कार्य में सक्षम होते हैं। तो आपको ये कभी कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कौन ले सकता है डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। फिर पौधे से नाइट्रोजन शाकाहारी प्राणियों और उससे मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंच जाता है। तो हम नाइट्रोजन को क्या डायरेक्ट नहीं ले पाते, हम किससे लेते हैं, पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, तो ये जो जीव होते हैं ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो जमीन से क्या करते हैं, नाइट्रोजन देखिए क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। और जो मांसाहारी है वो क्या, शाकाहारी को खाते हैं, तो शाकाहारी से उनको नाइट्रोजन मिलता है। देखिए, मृत पेड़ पौधों व जंतुओं के शरीर में अपघटन होता है। तो उस अपघटन में क्या होता है, अपघटन मतलब कैसा है, जैसे कोई जीव मर गया तो उसके जो शरीर होता है उसका जो क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको अपघटन करते हैं, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसको पूरा खत्म करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, शरीर का अपघटन कहलाते हैं। तो उससे क्या होता है, नाइट्रेट्स बनते हैं जो पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे मतलब जीवन में अपघटक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये अगर अपघटन नहीं करेंगे तो ये जो है मतलब जो जंतु के शरीर है वो शेष रह जाएंगे, जिससे क्या होता है पूरा बहुत सारा मतलब कह लीजिए, अब मृत शरीर को आप क्या करेंगे, अब सभी शरीर को तो आप जला नहीं सकते हैं,
तो उनको क्या है, प्रकृति से पूरी तरह नष्ट करने का काम कौन करते हैं, तो वो अपघटक करते हैं। और वो जब अपघटन की क्रिया करते हैं तो वो बहुत सी मतलब अच्छी चीजें प्रकृति को देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक जीव का प्रकृति में संतुलन बनना आवश्यक है। हर अपना अपना काम एक निश्चित तरीके से करते हैं। तो यही है कि प्रकृति को अगर आप छेड़ोगे, कहीं कम ज्यादा होता है तो उसका जो गलत प्रभाव है वो आप देखते ही हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे जा रही हूँ। देखिए, नाइट्रोजन चक्र को एक आदर्श चक्र माना जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन चक्र वो क्या है, एक आदर्श चक्र की माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आदर्श चक्र किसे माना जाता है तो वो नाइट्रोजन चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये है कि नाइट्रोजन को आदर्श चक्र क्यों माना जाता है, तो आपको ये भी एक सवाल तो आएगा ही। मैं इसलिए वापस आप पलट के आई हूँ, क्योंकि इसी से नाइट्रोजन चक्र के कारण ही हम सबसे पहले पेड़ पौधों को जीवन मिलता है और फिर पेड़ पौधों से हमको जीवन मिलता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें खाने के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारियों को क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र का होना अनिवार्य है, तभी ये इसलिए ये एक आदर्श चक्र माना जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन चक्र, तो ऑक्सीजन तो आपको मालूम है कि मनुष्य को या मतलब जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस की आवश्यक तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है वो जीव जंतु के जीवन के लिए परम आवश्यक तत्व है। श्वसन बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है। प्रकृति में ऑक्सीजन अणु रूप O2 में पाई जाती है। यह हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्वों से मिलकर क्रमशः जल मतलब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनाती है। ऑक्सीजन का चक्रीकरण CO2 तथा H2O के साथ होता रहता है। तो ऑक्सीजन का जो चक्रीकरण है ये अकेले नहीं करता, ये किसके साथ होता है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर चक्रीकरण करता है। मतलब ये अकेले रूप में नहीं होता, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चक्रीकृत होगा या फिर पानी मतलब हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन है ना, तो इनके साथ मिलके ये इनका जो है चक्रीकरण चलता रहेगा। ऑक्सीजन को सीधे हम श्वसन में भी लेते हैं ना, तो उसको वापस हम किस में रूप में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा चलता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चक्र, तो देखिए जल के अणु के घटक के रूप में हाइड्रोजन का स्रोत सिर्फ जल मंडल ही है। तो हाइड्रोजन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो वो जल मंडल में पाया जाता है। मतलब जल के जो अणु है वो के घटक के रूप में हाइड्रोजन का स्रोत सिर्फ जल मंडल है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हाइड्रोजन सजीव जगत में आती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो तथा हाइड्रोजन है वो में उसमें विभक्त हो जाता है। मतलब जैसे H2O है, ये इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो इसमें क्या होता है कि ये इसको इनमें विभक्त करता है। हाइड्रोजन शर्करा अणु की संरचना में चली जाती है। जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, तो वो शर्करा अणु की संरचना में चली जाती है। ग्लूकोज से यह प्रत्यक्ष रूप से ग्लूकोज अणुओं से बने अन्य पदार्थों में चली जाती है। इस तरह सजीव जगत का अंश बन जाती है। तो हाइड्रोजन मुख्यतः कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है शर्करा अणु की तरह की संरचना में चले जाती है। और शर्करा अणु से फिर ये कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है ग्लूकोज के अणु में। ठीक है, तो अब देखिए जो ग्लूकोज जो होता है वो कैसे है, ग्लूकोज जो होता है वो अणु
श्वसन क्रिया के समय टूट जाते हैं। क्या होता है वो, फिर श्वसन जब हम करते हैं तो उस समय ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और हाइड्रोजन के परमाणु का ऑक्सीकरण होने से पानी बन जाता है। तो फिर हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो ऑक्सीकरण होने से क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बन जाता है, वो जल बन जाता है। इस तरह अपशिष्ट पदार्थों में मरे हुए जीवों के कार्बनिक यौगिकों में अपघटन क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण होते हुए पुनः पानी में मिल जाता है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी ना, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह हाइड्रोजन चक्र है जो वो चलता है, कि किस तरह ये मतलब जलमंडल में ही पाया जाता है। और ये क्या है, सजीव प्रकाश संश्लेषण में अणु में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विभक्त हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जल जो होता है वो किसमें विभक्त हो जाता है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में। तभी तो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि तभी तो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, वो शर्करा के रूप में ले लेते हैं। और फिर यही शर्करा क्या हो जाती है, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ग्लूकोज के अणु जो बनते हैं, और फिर ये ग्लूकोज क्या बन जाता है सजीव जगत में। अब ये ग्लूकोज कैसे बनते हैं, तो जब पेड़ पौधों में जो फल लगते हैं उसमें शर्करा होती है ना, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। ये वही बता रहा है आपको। ठीक है। तो अब आगे बढ़िए आप। खनिज चक्र। देखिए खनिज चक्र जो है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि खनिज चक्र है वो मुख्यतः तो वो स्थल मंडल में पाया जाता है। ठीक है। भूमि के अंदर बहुत से खनिज लवण पदार्थ मिलते हैं, जिनमें से मुख्य है फास्फोरस, जिसे P इंडिकेट किया जाता है, कैल्शियम जिसे Ca कहा जाता है, पोटेशियम जिसे K कहा जाता है, मैग्नीशियम जिसका Mg कहा जाता है, लोहा जिसका Fe कहा जाता है, गंधक जिसको S कहा जाता है। ये सब क्या है, खनिज है। मैंने आपको बताया था कि जो गैसी है वो गैस अलग है और ये खनिज है जो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म तत्व भी उपस्थित होते हैं, जैसे मैग्नीज, इसका Mn है, मॉलिब्डेनियम ये जो है MO है, जिंक ये Zn है, कॉपर Cu होता है, बोरोन B होता है। ये क्या है, ये तत्व है, ये खनिज है। ये सब क्या है, ये खनिज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, तत्व। कंफ्यूज मत होइएगा, खनिज और तत्व अलग अलग होते हैं। ये पदार्थ पौधों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो देखिए जब एक पेड़ उगता है तो वो केवल पानी ही नहीं लेता वो जमीन से, वो जमीन से मतलब मिट्टी से बहुत सारे खनिज और तत्व भी अपने पोषक तत्व के रूप में वो क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। वो किसके साथ ग्रहण करता है, और पानी के साथ ग्रहण करता है। जंतुओं के शरीर में ये पौधों से भोजन के रूप में पहुंच जाता है। जंतुओं के शरीर में ये पौधों से भोजन के रूप में पहुंच जाते हैं। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद अपघटनकर्ता जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा फंजाई आदि इनके शरीर के जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि अपघटित गैसें जो है वो वायुमंडल में वापस चली जाती हैं और अपघटित पदार्थ लवण तथा जल मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये जो है क्या होता है, इस प्रकार का जो क्रम है वो खनिजों का चक्रीकरण कहलाता है। तो देखिए अपघटन के बाद क्या होता है, जो गैसें होती है वो कहाँ चली जाती है, वो तो चली जाती है आपके वायुमंडल में। अब जो पदार्थ बचते हैं, पदार्थ कहाँ है, वो जाके वापस मिट्टी में मिलते हैं। फिर उसी मिट्टी से पेड़ पौधे वापस अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो यही आपका चलता रहता है। इसलिए क्या कहते हैं कि अपघटक का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसने प्रकृति को बनाए रखा है।
फास्फोरस चक्र देखिए, फास्फोरस एक अकार्बनिक तत्व है। याद रखिएगा, फास्फोरस क्या है? एक अकार्बनिक तत्व है तथा मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक तत्व है। डीएनए रचना में फास्फोरस अधिकता में होता है। ये पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि डीएनए में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है। ये केवल डीएनए में नहीं, आरएनए में भी पाया जाता है, लेकिन डीएनए में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो देखिए, भोजन को ऊर्जा में बदलने का प्रमुख कार्य कौन करता है? तो वो करता है फास्फोरस। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है। आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये फास्फोरस के ये पॉइंट्स बिल्कुल याद होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए भी आवश्यक तत्व है। ये जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सबकी जो हड्डियां और दांत होते हैं वे किससे बनते हैं? फास्फोरस से बने होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए भी फास्फोरस आवश्यक घटक है। फास्फोरस आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य घटक है। ठीक है, आप देखे होंगे कि पौधे की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो किसान होते हैं वो खेत में किसका छिड़काव करते हैं? तो वो फास्फोरस का छिड़काव करते हैं, जिससे उनकी क्या है? उपज अच्छी हो। तो देखिए, जमीन से पौधे में जाता है, फिर पौधों से जंतु में जाता है, और जंतु में डिकम्पोज होके वह वापस कहाँ मिल जाता है? वातावरण या जमीन में। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना, ये खनिज चक्र में, तो इसमें हमने कैसे पढ़ा था कि ये जब जीव मर जाता है तो अपघटक वैसे क्या करते हैं? उनको अपघटित करके जो अपघटित पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है? वापस मिट्टी में मिल जाता है। ये रहा, जल तथा मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी तरह फास्फोरस भी क्या है? वही है कि जमीन से पौधे में, पौधे से जंतु में, जंतु से डिकम्पोज होकर वापस वातावरण या जमीन में चला जाता है। फास्फोरस अधिकतर क्रिस्टलाइन सेक्स में पाया जाता है, जहां यह मुख्यतः फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये कहाँ मुख्यतः पाया जाता है? तो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन रॉक्स में पाए जाते हैं, जहां यह मुख्यतः फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। तो फास्फोरस कहाँ पे रहता है? पाया जाता है तो क्रिस्टलाइन रॉक्स में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? तो ये फास्फेट्स के रूप में पाया जाता है। मौसम के प्रभावों द्वारा इन चट्टानों का विघटन होता है और इस तरह से ये फास्फेट्स से में रिलीज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। किसान लोग फास्फोरस को खाद के रूप में भी जमीन में डालते हैं। देख लीजिए, ये पॉइंट फिर से आ गया है कि किसान लोग जो है फास्फोरस को खाद के रूप में भी जमीन में डालते हैं। और ये आपने ये भी पढ़ लिया कि चट्टानों के विघटन और इस तरह से ये फास्फेट्स में रिलीज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यही इनका चक्र चलता रहता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? सीधी सी देखिए, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो खनिज लवण है या जो भी है, पौधे पहले ग्रहण करते हैं, फिर उससे जो शाकाहारी जीव है वो ग्रहण करते हैं, उनसे फिर मांसाहारी जीव भी ग्रहण करते हैं। जब जीवों की मृत्यु होती है तो अपघटक जो होते हैं उनके शरीर से क्या पदार्थों को अपघटित करते हैं, तो उसमें जो जल या जो पदार्थ निकलता है वो या तो वायुमंडल में गैस होगी, वो वायुमंडल में चले जाएगी, और जो बाकी पदार्थ बचता है वो किस में चले जाता है? मिट्टी में। तो वापस मिट्टी से फिर वो कहाँ? पौधे उसको वापस ग्रहण करते हैं। तो ये चक्र आपका चलता रहता है। ये लगभग आप देखेंगे तो हर किसी में यही चक्र चलता है। समुद्र के तल में पाई जाने वाली चट्टानें कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं। तो देखिए, कैल्शियम के प्रमुख स्रोत में कौन है? तो ये है समुद्र के तल में पाई जाने वाली चट्टानें। जीव जंतु कैल्शियम तत्व जल के द्वारा एवं भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे
के शरीर में कैल्शियम जटिल यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो देखिए ये क्या है, कैल्शियम जो है वो जटिल यौगिकों के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो जीव जंतु और पेड़ पौधों में। और कैल्शियम जो है वो क्या है, जल के द्वारा एवं भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्राणियों व पौधों की मृत्यु के पश्चात यह अपघटित होकर घुलित अवस्था में जल में मिल जाते हैं। जल में मिलकर यह विभिन्न भागों द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जहां यह सतहीकरण सेडिमेंटेशन के द्वारा समुद्र की सतह पर जमा हो जाता है और चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इसका है कैल्शियम चक्र। और ये है सल्फर चक्र, ये शायद लास्ट है। ये आपका लास्ट है, ये देख लीजिए। 2 मिनट और, शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। फास्फोरस की तरह सल्फर भी अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स तथा विटामिन जैसे पदार्थों का प्रमुख अवयव होता है। सल्फर धातु सल्फेट्स के रूप में चट्टानों तथा मिट्टी में पाई जाती है। तो ये क्या है, सल्फर जो धातु है वो क्या है, सल्फेट्स के रूप में चट्टानों तथा मिट्टी में पाई जाती है। पौधे मृदा से सल्फर का अवशोषण सल्फेट्स के रूप में करते हैं। तो देखिए आप, ये किस रूप में कर रहे हैं, सल्फेट्स के रूप में। और नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में कर रहे थे, तो नाइट्रेट के रूप में। ये सब पॉइंट्स याद रखिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि बस मैं पढ़ा दे रही हूँ और आप सुन लिए, ऐसा नहीं। ध्यान रखना है कि किसको किस में रूप में ले रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है, कैसे किस रूप में ले रहे हैं, और कहाँ से निकलती है और कहाँ से पहुंचती है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए, पोषण के माध्यम से ये तत्व जीव जंतुओं में पहुंचते हैं। जीवों की मृत्यु के पश्चात, इनके अपघटन के पश्चात ये पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। दलदली भूमि से में कुछ बैक्टीरिया द्वारा यह सल्फाइड्स में बदल जाती है। सल्फर जो है वो किसमें बदल जाती है, सल्फाइड्स में। तो किसने, दलदली भूमि में बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। सल्फाइड्स जीवों के लिए हानिकारक होती है, अतः कुछ बैक्टीरिया इन्हें सल्फेट्स में बदल देते हैं। ठीक है, ये सल्फाइड्स जो होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे इंसानों की तक की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसे हानिकारक माना गया है। ठीक है, आज मैं आपको ये चैप्टर यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत लंबा चैप्टर हो गया है लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जैव विविधता। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।